नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसका ये सेकंड टॉपिक है। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। वर्ल्ड रिसोर्सेज रिफर टू द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन अर्थ इंक्लूडिंग मिनरल्स, फ्यूल, fossil fuels, water and land. The distribution of these resources varies widely across the globe, and their availability can have a significant impact on economic development and environmental sustainability and social welfare. मतलब ये कह रहा है कि वर्ल्ड रिसोर्स जो है वो रिफर करता है किन चीज़ों को, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ में अवेलेबल है, चाहे वो मिनरल्स हो, फॉसिल फ्यूल हो, जमीन हो या पानी हो, ये सारे के सारे वर्ल्ड रिसोर्स है। ठीक है, और इन सब चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो ग्लोब में अक्रॉस द ग्लोब वेरिएबल है। ठीक है, मतलब अलग अलग वेरीज करता है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक है, और इन्हीं का अवेलेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट करता है उस जगह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और सोशल वेलफेयर को। ठीक है, मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो अब इसका हम मीनिंग जानते हैं और इसका इतिहास जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड रिसोर्सेज जो है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वर्ल्ड रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, वाटर एंड लैंड। द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये तो ऊपर का ही हो गया, जो लिखा है सेम वही लाइन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिसोर्सेज इज शेप्ड बाई रेंज ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग जियोलॉजी, क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब ये कह रहा है कि ये जो फैला हुआ जो रिसोर्सेज है, ठीक है, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वहाँ का जियोलॉजी कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का ह्यूमन एक्टिविटी कैसा है। ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिसोर्सेज हैज बीन अ की फैक्टर इन शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमीज। मतलब इतिहास में यही देखा गया है कि ये जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये एक तरह का की फैक्टर है जो कि उस वहाँ पे रहने वाला जो सोसाइटी है और वहाँ का जो इकोनॉमी है, जिस देश में भी ये पाया जाता है, ठीक है, वहाँ के इकोनॉमी और सोसाइटी के डेवलपमेंट को शेप करने में की फैक्टर रोल अदा करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, द डिस्कवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज हैव लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, एंड द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स, while the depletion of these resources has lead to economic decline and social unrest। मतलब ये कहा जा रहा है कि देखा गया है कि जब भी नया एक्सप्लॉइट क्या बोलते हैं डिस्कवरी होता है या नया नया रिसोर्सेज का मतलब डिस्कवरी जहाँ होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक है, वहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स होता है। ठीक, लेकिन जैसे ही वहाँ पे ये जो रिसोर्सेज हैं जैसे जैसे घटने लगते हैं, डिप्लीशन होने लगते हैं, तो वहाँ का जो इकोनॉमिक है वो डिक्लाइन होने लगता है और साथ ही साथ एक तरह से वहाँ पे सोशल अनरेस्ट होने लग जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से दंगे फसाद इस तरह का एक्टिविटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप जानते हैं कि किस किस तरह का वर्ल्ड रिसोर्सेज का टाइप्स है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो है मतलब आपका कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये वर्ल्ड में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब हर जगह ये एक ही क्वांटिटी में नहीं पाया जाता, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरीके से। ठीक है, countries such as Saudi Arabia, Russia and United States are the major producer of fossil fuel। ठीक है, तो ये जो तीन देश है यहाँ ये सबसे ज़्यादा fossil fuel का मेजर प्रोड्यूसर है। ठीक है, while many developing countries are heavily dependent on imported fuel। ठीक है, बाकी देखा गया है कि बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ज़्यादातर फ्यूल को इंपोर्ट करने पे ही डिपेंडेंट है। ठीक, मिनरल्स, अब मिनरल्स के बारे में जानते हैं। Minerals including precious metals, ores and industrial minerals are also distributed unevenly around the world। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स है ये भी जो भी है जैसे कि मेटल्स हो गए, ओर्स हो गए, ठीक है, अभी जो भी इंडस्ट्रियल मिनरल्स है ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी दुनिया में। ठीक है, कंट्रीज सच एस ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, चिली, ये आपका मेजर प्रोड्यूसर है क्या चीज का, मिनरल्स का। ठीक, while many developing countries are rich in mineral resources, ठीक, but lack the infrastructure and technology to exploit them। मतलब ये कह रहे हैं कि इनके अलावा भी कई सारे ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं
जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुतायत में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से ये जो भी मिनरल रिसोर्सेज वहाँ पे पाए जा रहे हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो पाता, ठीक है, उनका यूज नहीं किया जा पाता, ठीक है, ये चीज कह रहे हैं। वाटर, ठीक है, अब ये एक और वर्ल्ड रिसोर्सेज है, ठीक है। अब वाटर के बारे में जानते हैं। एक्सेस टू फ्रेश वाटर इज ए क्रिटिकल रिसोर्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये भी अनइवनली ही है। मैनी कंट्रीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है, while countries such as Canada and Russia have abundant fresh water resource। मतलब ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है, ठीक है, वो वाटर की कमी से जूझ रहे हैं, ठीक है। और जितने भी कंट्रीज जो कि डेवलप्ड है, जैसे कि कनाडा और रसिया, वहां पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो बहुतायत में पाया जाता है, अबंडेंट है वहां पे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। The Middle East. The Middle East is home to some of the world's largest oil and gas reserves, including in countries such as Saudi Arabia, ईरान, इराक, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट जो देश है, मतलब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो वर्ल्ड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो ये जो आपका मिडिल ईस्ट है, जो कि होम है क्या चीज का, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल का, ठीक है, और गैस रिजर्व्स का, ठीक है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक, यहाँ पे भी आपका ऑयल और गैस मिलता है, ठीक है। तो ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गए। अफ्रीका देश, ये क्या चीज के लिए फेमस है, यहाँ पे क्या वर्ल्ड रिसोर्सेस है, ठीक है। तो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग गोल्ड, डायमंड, कॉपर, ठीक। However, many African countries suffer from the resource curse, where the exploitation of natural resources has led to economic decline and unrest, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अफ्रीकन देश में देखा जाए तो आपका गोल्ड, डायमंड, कॉपर ये सब तो मिल रहा है, लेकिन ये लोग क्या है ना, इन सब मिनरल्स का एक्सप्लॉइटेशन ठीक से नहीं कर पाते, ठीक है। इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस वजह से इन लोग इन ये सब जो मिनरल्स है उनका यूज नहीं कर पाते, उनका उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाते, जिससे क्या हो रहा है कि इसके वजह से क्या होता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में इकोनॉमिक का डिक्लाइन हो रहा है और सोशल अनरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल एक तरह से कि वर्ल्ड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक। इश्यूज इन वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वर्ल्ड रिसोर्स को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक। रिसोर्स डिप्लीशन। द डिप्लीशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स इज अ सिग्निफिकेंट इश्यू दैट कैन हैव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, अगर हम उनका डिप्लीशन करते हैं, उनको बार बार मतलब निकालते जा रहे हैं, उसका है ना, वो खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो या मिनरल्स हो, तो इसके वजह से लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक चिंताएं बढ़ती है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, रिसोर्स डिप्लीशन की वजह से कि भाई आपका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, ठीक। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज कैन लीड टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। अब ये क्या होता है कि भाई अगर कहीं पे मान के चलिए मिनरल्स या नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है और किसी देश में कम है, तो इसके होने के वजह से जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है वो होता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब भाई कुछ एरिया है जो ज़्यादा इकोनॉमिक मतलब क्या बोलते हैं फायदा उठा रहा है, और कुछ देश है जो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनका इकोनॉमिक डाउन हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी होता है दो देशों के बीच में। अब जैसे मान के चलिए कि भाई कोई नदी है जिसके देश से बहते हुए ज्यादा है, मतलब जिस देश में ज्यादा नदी बह रहा है, तो जाहिर सा बात है वहाँ का इकोनॉमी जो है ज्यादा ग्रो होगा, ठीक है। लेकिन वही जो पड़ोसी देश है वहाँ पे ज्यादा नदी नहीं है, वो भूखा है, ठीक है, तो वहाँ पे जाहिर सा बात है वहाँ का इकोनॉमी स्लो होगा, लो होगा, ठीक है। तो ये जो देश है गरीब देश, ये कहीं ना कहीं इस बाजू वाले जो कहीं ना कहीं जो अमीर वाला देश है उस पर कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश करेगा, ताकि वहां से कुछ वो ले सके, या जमीन हथियाने का कोशिश करेगा, या उस नदी को हथियाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये भी जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ।
कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो इस तरह का इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन दो देशों के बीच में क्रिएट हो जाता है। ठीक। और क्या इश्यू है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, अब कैसे होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट? द एक्सट्रैक्शन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन हैव सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज। ठीक। मतलब ये कह रहा है कि भाई, अरे इसको क्या हो गया यार, हाँ ठीक है ना। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करोगे, जितना ज़्यादा उसको निकालोगे, जितना ज़्यादा उसको यूज़ करोगे, तो इससे क्या होता है कि भाई आपका एक तरह से पॉल्यूशन बढ़ता है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है और क्लाइमेट चेंज भी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब जाहिर सा बात है उस नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज़ करने के लिए या निकालने के लिए आप तेल जलाएंगे या फिर पेड़ काटेंगे या क्या बोलते हैं माइनिंग एक्टिविटी करेंगे, तो जाहिर सा बात है वहाँ पे जो पानी है वो गंदा होगा, हवा जो है वो गंदा होगा। पेड़ कटेंगे तो फिर एक तरह से क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ठीक है, फिर आपका क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होने लगते हैं जब हम ज़्यादा ही क्या बोलते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज का या फिर वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज है उनका अगर हम ज़्यादा ही क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन करते हैं तो। ठीक है। स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब ऐसे क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिसके जरिए हम एक अच्छे तरीके से वर्ल्ड रिसोर्सेज को समझ सकें, है ना, या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम अच्छे से समझ सकें, है ना। तो वो क्या चीज़ है? सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। Sustainable resource management is essential for ensuring that natural resources are used in a way that is environmentally sustainable and socially equitable। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी सस्टेनेबल रिसोर्सेस है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट जो भी हुआ जा रहा है उसको एंश्योर किया जाए कि भाई जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उसका नेचुरल रिसोर्सेज का यूज के नाम पे, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लाने के नाम पे आप उस नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करने पे लग गए हो या उसको खराब करने पे लग गए हो या फिर उसको आप एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में आप और बाकी जो अदर चीजें हैं उनको आप खराब करते जा रहे हो। तो वैसा नहीं करना है। ठीक है। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से आपको उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं वो सोशली इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अमीर आदमी है वो उसका यूज कर रहा है और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनको वो कुछ भी नहीं दे रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान के चलिए कि माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं किसी जंगल एरिया में, ठीक है ना, कोई अमीर आदमी है, जैसे मान के चलिए माइनिंग एक्टिविटी कर रहा है और वो पेड़ को काट दिया, ठीक है, और वहां पे माइनिंग एक्टिविटी कर रही है बहुत, ठीक है, लेकिन वहां पे जो रहने वाले उन जंगलों में जो फॉरेस्ट डेवलपर्स है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, एक तो आपने उनका जो जमीन है वो छीन लिया, ठीक है, जंगल से हटा के उनको कहीं और भेज दिया, ठीक, प्लस उसका जो उनका जो एनवायरनमेंट था उसको आपने गंदा कर दिया। एक तो पेड़ काट के वहां पे हवा गंदा कर दिया, माइनिंग एक्टिविटी से हवा गंदा हो गया, पानी गंदा हो गया, साफ सुथरा नहीं रहा। ठीक है। और आपने उससे जो पैसा आया उस माइनिंग एक्टिविटी से उस पैसे को आपने सारा का सारा सिर्फ अपने वेल्थ को बढ़ाने में लगा दिया। और यहाँ पे जो रह रहे थे जिनका आपने जीवन ही बेकार कर दिया, उनका रहन सहन को ही खराब कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से कुछ चीज निकाल रहे हैं, यहाँ से जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको आपको सोशली इक्विटेबल करना चाहिए। मतलब भाई आप उसको इन लोगों के साथ भी बांटो, इन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी आप बढ़ाओ, उनको भी एक अच्छा फैसिलिटी दो ताकि वो अच्छा जीवन जी सके। अच्छा पानी, रोड फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, ये सब चीज दो ताकि वो भी आगे बढ़े, ताकि वो भी अच्छा जीवन जी सके। ये नहीं कि वहां की चीजों को खराब करके सिर्फ आप अमीर हो गए और वहां पे जो रह रहे थे वो बीमारी में जी रहे हैं, ठीक है, गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक है, ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने का या अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो वो है आपका इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है। वो कैसे है? इंटरनेशनल कॉपरेशन इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग द challenges and opportunities presented by the global distribution of natural resources, including issues related to energy security, water scarcity and environmental sustainability। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी मतलब इंटरनेशनल कॉपरेशन है वो करना चाहिए कि भाई दूसरे देशों के साथ में आपको एक तरह से कॉपरेट करना चाहिए। ठीक है। और एड्रेस करना चाहिए उन चैलेंजेस को, उन अपॉर्चुनिटीज को जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको। क्या क्या इश्यूज आते हैं? जैसे एनर्जी सिक्योरिटी को लेके हो, वाटर स्कैरसिटी को लेके हो या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की हो।
ठीक है। अब इससे होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि कोई विकसित देश है, ठीक है, तो वो जानता है, वो पहले से हर चीज़ क्या है, उन लोग क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्हें कई सारा इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा होता है कि भाई अगर आप कहीं पे कोई माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है आसपास में रहने वाले लोगों को, ठीक है। तो उनसे आपको कहीं ना कहीं अगर आप इंटरनेशनली कॉपरेट करोगे उन देशों के साथ में, तो वो आपको नया नया टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी देंगे, ठीक है, नया नया आइडिया देंगे कि भाई आप अगर पेड़ काट भी रहे हो तो आपको किस तरीके से पेड़ को काटना है कि एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। यहाँ आप अलग जगह पे पेड़ उगाइए, या कौन सा पेड़ उगाना चाहिए, या वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन पे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आप उस नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप उनको ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं कि भाई इस नेगेटिव इम्पैक्ट का इफेक्ट उन पे ना पड़े, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन करना चाहिए। या फिर क्या पता आपको जैसे मान के चलिए कि हमारा जो देश है, जैसे हमारे यहाँ कोयला ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। अब कोयला जलाने से जाहिर सा बात है कि माइनिंग एक्टिविटी करना है, जंगल काटना है, ठीक है, और उससे प्रदूषण भी फैलेगा कि भाई जब अब कोयला जलेगा और बिजली पैदा होगा, लेकिन साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी तो फैलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल कॉपरेशन के जरिए, ठीक है, विकसित देशों से अगर हम बात करें कि भाई एनर्जी क्या बोलते हैं पैदा करने का और भी क्या क्या तरीका है, ठीक है, जो कि कोयला को बिना जलाए हो सके, या कोयला को बिना खोदे बिना माइनिंग एक्टिविटी को हो, कैसे हम एनर्जी सेव करें या एनर्जी पैदा करें, तो वो विकसित देश आपको बता सकते हैं कि भाई सस्ते में सोलर पैनल कैसे बनाया जाए, ठीक है, ऐसा ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाया जाए जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं नेचुरल कूलिंग हो, एसी का ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बिजली का ज़्यादा ज़रूरत ना हो, नेचुरल लाइट आए, वहाँ पे सोलर पैनल कैसे फिट करें कि भाई लोगों में क्या बोलते हैं बिजली कम खपत हो, ठीक है। या फिर कौन सा लाइट इस्तेमाल करे कि सस्ता एलईडी हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा महंगा महंगा लाइट जल रहा है जो बहुत ज़्यादा बिजली खींच रहा है। तो ये जो सारे आइडियाज़ है, ये आपको इंटरनेशनल कॉपरेशन के जरिए एक देश से दूसरे देश में मतलब मिलता है, पता चलता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो भी इश्यूज है, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो या वाटर स्कैरसिटी हो या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का बात हो, ये सारा चीज़ आपका इंटरनेशनल कॉपरेशन के जरिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कैन प्ले अ की रोल in promoting more sustainable and efficient use of nature resources, including the development of renewable energy resources and new technologies for resource extraction and processing। मतलब वही बात जो मैंने ऊपर कहा कि भाई जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी या इनोवेशन का आप इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा आप सस्टेनेबल होगे, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है हमको कहाँ से मिलेगा, इंटरनेशनल कॉपरेशन करके, ठीक है, वही चीज़ है। लेकिन अगर आप खुद ही R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ नया टेक्नोलॉजी या इनोवेशन लाते हो, तो इससे आप कहीं ना कहीं सस्टेनेबल और इफिशिएंट तरीके से उस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप नया रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स को डेवलप कर सकते हो, नया टेक्नोलॉजी ला सकते हो जिससे आप रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, उसका प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या बोलते हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूज करने का एक अच्छा टेक्निक है कि भाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी आप खर्च करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। इससे आपको एक तरह से सस्टेनेबल तरीके से आप इस नेचुरल रिसोर्सेज का आप यूज कर सकोगे, ठीक। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।